नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे खामेनेई के यूपी कनेक्शन को लेकर। मिडिल ईस्ट में भड़के भीषण युद्ध और वैश्विक महायुद्ध जैसे हालातों के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस घटना का असर भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले तक साफ दिखाई दे रहा है। यहां के सिरौली गौसपुर तहसील स्थित किंतूर गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि खामेनेई का पुश्तैनी संबंध इसी गांव से जुड़ा हुआ बताया जाता है। गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के अनुसार खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी 18वीं 19वीं सदी के दौरान इसी गांव में रहा करते थे और अपनी भारतीय जड़ों को सम्मान देने के लिए ही उनके परिवार ने अपने नाम के साथ हिंदी उपनाम जोड़ा था। गांव में आज भी वो पुराने दस्तावेज और पुश्तैनी मकान मौजूद हैं जो खामेनेई परिवार के इस ऐतिहासिक रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। खामेनेई का यूपी से क्या कनेक्शन? कौन थे खामेनेई के गुरु खुमैनी? इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए हैं। इस हमले के साथ ही उनकी बेटी, दामाद, पोते और पोती समेत परिवार के कई दूसरे सदस्य भी मारे गए हैं। ईरान ने सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि भी कर दी है। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है। तेहरान ने कड़ा और बड़ा बदला लेने की बात कही है। इस बीच 1979 की इस्लामिक क्रांति और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के भारत से संबंध की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि खुमैनी के पूर्वज यूपी के गांव से होते हुए पहले इराक और फिर ईरान पहुंचे थे? खामेनेई के गुरु अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का भारत से कनेक्शन। खुमैनी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। ईरान में नोटों से लेकर सड़कों और कॉलेजों तक खुमैनी की छवि। खुमैनी ने ही 1979 की इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को खत्म किया था। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के किंतूर गांव में पैदा हुए थे। वो बाद में भारत छोड़कर ईरान में जाकर बस गए। यात्रा के दौरान वे इराक के नजफ गए। आखिरकार 1834 के आसपास ईरान के खुमैन शहर में जाकर बसे। यही खुमैनी के परिवार की कहानी ईरान की राजनीति और क्रांति तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद मुसावी हिंदी के पिता दीन अली शाह मिडिल ईस्ट से भारत आए थे और फिर बाराबंकी में बसे। अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़कर भारत से अपने जुड़ाव को हमेशा जिंदा रखा। उन्हें इस्लामी उत्थान का समर्थक माना जाता है। यह परिवार मूल रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में ईरान से भारत आया था। इनके भारत आगमन का उद्देश्य शिया धर्म का प्रचार प्रसार माना जाता है, क्योंकि उस समय लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में ईरानी शिया विद्वानों का आगमन हुआ था और उन्हें नवाबों से संरक्षण भी मिला था। हालांकि उस समय ईरान में सत्ता संघर्ष और अस्थिरता थी, जिस कारण मुसावी और उनके परिवार ने धार्मिक कार्यों और बेहतर जीवन के लिए भारत का निवास चुना था। बाद में मुसावी इराक होते हुए ईरान लौट गए थे, जहां उनका परिवार बढ़ा। रूहुल्लाह खुमैनी इसी परिवार के वंशज थे जिन्होंने ईरान में इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया। राजा पहलवी की सरकार ने खुमैनी को विदेशी, खास तौर से भारतीय मूल का बताकर उनकी वैधता पर हमले किए और उन्हें जेल में भी डाल दिया। लेकिन निर्वासन में खुमैनी ने साफ कर दिया कि उनके पूर्वजों ने धर्म के प्रचार के लिए भारत का दौरा किया था। उनकी जड़ें ईरान में ही हैं। इस बात ने शाह सरकार को कमजोर कर दिया और जनता का समर्थन खुमैनी के पक्ष में आ गया। 1979 में इस्लामिक क्रांति सफल हुई और खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। उनके बाद उनकी जगह उनके शिष्य अयातुल्लाह खामेनेई ने सत्ता संभाली। इस बीच कितूर गांव में रहने वाले खुमैनी के खानदानी सैयद निहाल अहमद काजमी मौजूदा युद्ध को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं।
किसी भी हाल में शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। खामेनेई और उसके गुरु की बाराबांकी से कनेक्शन यह इतिहास में अनोखी घटना है, जहां छोटे से गांव से निकला व्यक्ति दुनिया की सबसे चर्चित क्रांतियों में से एक की नींव रखने वाले परिवार का हिस्सा बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश से भारत से रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आया। अब आपको खुमैनी के परिवार को लेकर जानकारी देते हैं। आप परिवार को समझिए किस तरीके से खुमैनी का परिवार पूरा बना हुआ नजर आता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट्स, ये जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। जहां खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का 1869 में निधन हो गया था। आप समझिए खुमैनी के परिवार को, यहां पर आप समझिए किस तरीके से पूरा कनेक्शन है यहां पर परिवार का। सैयद अहमद मुसावी को करबला में दफनाया गया था। आप इसके बाद भारतीय मुसावी के पोते थे आयतुल्लाह खुमैनी, और इसके बाद खुमैनी ने 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया था और खुमैनी ने ईरान को एक धर्मतंत्र में बदल दिया था। और इसके बाद खुमैनी देश के पहले सर्वोच्च नेता जो है वो बने थे। और इसके बाद आज भी ईरानी सत्ता की नींव खुमैनी के विचारों पर ही केंद्रित है। वही विचार हैं, खुमैनी को मारे गए खामेनेई का गुरु माना जाता है। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का 1869 में निधन हो गया था। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर खुमैनी के परिवार का पूरा ये इतिहास निकलकर सामने आता है। इंडिया से यानी कि भारत से कनेक्शन निकलकर सामने आता है, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आता है। और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, ये स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त मिडिल ईस्ट के लिए भी बनी हुई नजर आ रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल अनिल तिवारी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि इस बीच जिस तरीके से इंडियन कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। ईरान मिडिल ईस्ट के खासतौर पर सुन्नी देशों को लेकर बात करें तो वहां पर लगातार टारगेट कर रहा है। मेरा सवाल अनिल जी आपसे यहां पर यह है कि क्या आपको भी ये लगता है कि लड़ाई अब ये वर्चस्व से उठकर शिया वर्सेस सुन्नी पर जाती नजर आ रही है, या लड़ाई अभी भी वर्चस्व की बनी हुई है? अभिषेक जी, नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोतागणों को। जैसे आप अभी थोड़े पहले बता रहे थे कि इंडिया का कनेक्शन, भारत का कनेक्शन है खुमैनी जी से, इट हैज़ नो मीनिंग एक्चुअली। बहुत पहले निकल चुके हैं वो, और उनका देश अब ईरान है, ईरान में रह रहे, ईरान को उन्होंने रूल किया। तो ये कनेक्शन निकालना वैसे ठीक है, थे रहे हैं वैसे तो बहुत कनेक्शन मिलेगा, लेकिन इसका कोई तुक बनता नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक आप ये वर्चस्व की बात कर रहे हैं, अभी तक जो क्या हुआ है, यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो अटैक कर रहे हैं, उनका मकसद दो ही रहा है। मैं पहले भी बोलता रहा हूं, उनका मकसद दो ही रहा है। एक तो ये कट्टरपंथी जो उनका जो रेजिम है उसको किसी तरह से चेंज करा जाए जी, और दूसरा ये रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनरिचमेंट उसका 90% पहुंच गया और वेपन ग्रेड पे पहुंच गया, तो फिर ईरान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो कंट्रोल इसमें यूएस का है मिडिल ईस्ट में, वो कंट्रोल जाता रहेगा और इजराइल को भी खतरा हो गया है, खतरा हो जाएगा। बिकॉज हमेशा से जितने भी अरब कंट्रीज हैं और स्पेशली ईरान, उनका इजराइल एक बहुत बड़ा दुश्मन रहा है। तो अभी जो लड़ाई हो रही है, जो शुरुआत हुई है, उनका मकसद यही था कि किसी तरह से रजीम चेंज हो जाए, और रजीम चेंज होगा तो क्या होगा, दूसरा रजीम आएगा, मे बी लिटिल बिट ऑफ डेमोक्रेटिक, वो अलाउ करेंगे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, यूएसए की बात सुनेंगे और यूएसए उस कंट्री में घुस के कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो अभी तक यहाँ था। अगर एंड रिजल्ट से देखें आप, अंतिम जो उनका चाहत है उससे देखें, तो पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब तक खुमैनी साहब होंगे तब तक रेजिम चेंज का चांस नहीं है। लेकिन खुमैनी साहब एक पर्सन, एक इंसान है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, और उनके नीचे एक एक्सपर्ट्स का जो 88 एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, वो नीचे अभी भी है, उनको खत्म नहीं हुआ है। तो वो चूज करें, जैसे आपने बताया कि उनके जो सेकंड सन है मुस्तफा खमैनी जी, शायद मुस्तफा खमैनी जी, उनको उन्होंने चूज किया है एज ए लीडर।
तो ये जो रेजिम चेंज का है अभी शुरू हो नहीं पाया है, और वो अभी लड़ते रहेंगे जब तक कि उनकी रेजिम चेंज न हो जाए। रेजिम चेंज सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, अगर उनकी अपराइजिंग हो जाए, उनकी जनता खड़ी हो जाए और कहे कि भाई मैं इस रेजिम से परेशान हूं, बहुत लोगों को मारा काटा है, हमें बहुत दुख दिया है और हमारा नुकसान ही हुआ है, उससे आगे ईरान आगे नहीं बढ़ सकता। आपको पता है कि ईरान के पास ऑयल थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं। अगर इसको ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो ईरान एक बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही समृद्ध नेशन बन सकता है, जी उसके लोग बहुत खुशहाल रह सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। तो जब तक जनता खड़ी नहीं होगी चांसेस बहुत कम है, जी और ये लड़ाई चलती रहेगी। और जहां आपने जो बताया शिया सुन्नी वाली बात है, मेरे ख्याल से अभी नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया है वो बेसिकली उन्होंने जितने भी यूएस के बेसिस रहे हैं, जी चाहे नेवल बेस रहा हो, चाहे उनका सेंट्रल कमांड जो है कटार में वो रहा हो, चाहे बहरीन में रहा हो, चाहे बाकी सऊदी में जो उनके बेसिस हैं उसके ऊपर अटैक किया। जी उस बिल्कुल अटैक में हो सकता है एक दो मिसाइल इधर उधर गिरी हों और लोगों का बिल्कुल नष्ट हो, बिल्कुल बट बिल्कुल वो अनिल जी, जाहिर डायरेक्टली तौर पर जिस किसी भी तरीके से आपने कंट्री को जिक्र अटैक किया, नहीं जिस करेंगे, तरीके से अभी पूरा उनका अटैक ही फायदा बढ़ते नहीं है। चले जा रहे हैं, ये भी अपने आप में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी आहट भी पैदा करते नजर आ रहे हैं। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खामेनेई की मौत को लेकर। जिस तरीके से भारत में प्रदर्शन हो रहा है उसे लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह बैठक में सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बता दें कि श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली, पटना सहित कई जगहों पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, पटना, श्रीनगर, हैदराबाद, जम्मू की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल और दिल्ली के उलेमाओं ने शोक सभा का आयोजन किया। लोग हमारे कैमरे के सामने रोते हुए नजर आए। आप हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मौत के बाद शिया कम्युनिटी में दुख की लहर है, शोक की लहर है। भारत में भी सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं और हम अभी मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल की ओर से शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रोटेस्ट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। हमारे साथ ऑल इंडिया शिया काउंसिल के प्रेसिडेंट जिनान असगर साहब हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से घटना घटी, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका की ओर से अटैक किया गया और खामनेई जी और उनके परिवार की मौत हो गई? ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। रहबर आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के मजलूमों, दबे कुचले इंसानों की उम्मीद का मरकज़ थे। आप जानते हैं कि उनको इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किए जाना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। वो जो गज़ा के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते थे, जो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते थे, दुनिया भर के मज़लूम उनकी तरफ उम्मीद की नज़र से देखते थे। बिल्कुल वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर तमाम लोग जंतर मंतर पर रो रहे हैं, गमगीन है पूरा माहौल। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से मिसाइल गिराई गई, जिस तरह से उनके परिवार की हत्या की गई, तो ये आप देख सकते हैं। और लगातार शिया समुदाय की ओर से शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। असगर साहब, आप बता रहे थे किस तरह से ये हादसा, ये वाक़या हुआ और काफ़ी गमगीन माहौल भी है। जी बेशक, हमारे दिल मजरूह हैं, हम बहुत गमज़दा हैं, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया के पाकीज़ा इंसान, अच्छे इंसान उस शख्सियत के फुक़दान पे गमज़दा हैं। पूरी दुनिया में शोक की लहर है, पूरी दुनिया में गम मनाया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि आप जानते हैं कि दुनिया पे हुकूमत करने वाले लोग आज दो तरह के हैं। एक बदतरीन किरदार हैं, एक बेहतरीन किरदार के लोग हैं। बेहतरीन किरदार के अफराद में जो सबसे बड़ी शख्सियत थे वो आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर थे, और बदतरीन किरदार वाले लोग उनके मुकाबले में हैं। आप जानते हैं दरिंदा सिफत और एप्स्टीन फाइल्स के बड़े मुजरिम आज दुनिया पे इस तरह से अपना इक़्तिदार और कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं।
और ये सारा समाज जो यहाँ जमा है, सारे लोग जमा है, वो अमेरिका और इसराइल की इस बुज़दिलाना हरकत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए जमा हुआ है। तो क्या मांग करेंगे आप लोग भारत में जंतर मंतर पे इस तरह का विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भारत सरकार से क्या मांग है? हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि वो इंसाफ और मज़लूमों के साथ खड़ी हो, जो हमारे हिंदुस्तान का शेवा रहा है। हमेशा से हमने मज़लूमों, गरीबों और दबे कुचलों का साथ दिया है। ये हमारी हिंदुस्तान की पॉलिसी का हिस्सा रहा है। हमारा मुतालिबा ये है कि आज भी हम ज़ालिमों, जाबिरों और सितमगरों का साथ न देते हुए मज़लूमों का साथ दें और अपने मुल्क के अवाम को ये बावर कराएं कि हम अपने उसूलों पे कायम हैं, इंसाफ पे कायम हैं, सच्चाई और हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने जो आरोप लगाए उन्हें लेकर के क्या कहेंगे? मुझे ओवैसी साहब के आरोपों के बारे में इस वक्त कोई वो नॉलेज नहीं। पीएम के इजराइल टूर को लेकर के भी बोल रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जितने ज़िम्मेदार अफराद हैं, उन्हें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, मज़लूमों के साथ खड़ा होना चाहिए, जिनके ऊपर दिन रात जुल्म किया जाता है उनका साथ देना चाहिए, न कि हम जालिमों के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके, क्योंकि कल ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि हम लोग मिल करके आक्रमण किया। जाहिर सी बात है, वो बुरी ताकतें सब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाए हुए हैं और उन्होंने जो ये बुज़दिलाना हरकत की है, इसका खुमियाजा वो अनकरीब भुगतेंगे और वो देखेंगे कि किस तरह दुनिया में जलील होते हैं और रुसवा होते हैं और वो इंतहाई ज़िल्लत के साथ इस दुनिया से जाएंगे। ख़ामनई साहब का रास्ता इज़्ज़त का रास्ता है, ख़ामनई साहब का रास्ता शरफ़ का रास्ता है, ख़ामनई साहब का रास्ता मर्दानगी का रास्ता है। वो न कभी झुके हैं, न अपने उसूलों से हटे हैं। सारा दबाव उनके ऊपर इसलिए बनाया गया कि वो अपने उसूलों से, अपने जो उसूल ज़िंदगी के हैं, इज़्ज़त का रास्ता है, उसे छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, शहीद होना कबूल किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर शिया समुदाय के लोग जो हैं खामनेई की मौत पर जो है सो यहाँ पर फपक करके रो पड़ रहे हैं। और शिया काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जो उनकी मौत हुई है वो बर्बाद नहीं जाएगी और इसका खामियाजा जो है सो इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक शाह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। अनिल जी, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच क्या आपको लगता है कि मल्टी वॉर फ्रंट जो है वो अब खुल चुका है? ये देखिए, मल्टी वॉर फ्रंट किस लिए खुलेगा? भाई, लड़ाई किस में हो रही है? लड़ाई सिर्फ ईरान के साथ हो रही है, यूएस और इसराइल की हो रही है। कोई और कंट्री तो इसमें पार्ट नहीं ले रहा है। और जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक भी करेंगे तो अल्टीमेटली दे विल साइड विद वो यूएसए के साथ साइड करेंगे। तो ये मल्टी फ्रंट होने का कुछ तुक बनता नहीं है और मेरे ख्याल से बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे प्रॉब्लम सिर्फ इसराइल के साथ है। अब जो लोग कुछ बातें कर रहे थे, खमैनी साहब की तारीफ कर रहे थे, इतने साल से कट्टरपंथी हैं, उन्होंने अपने खुद के कंट्री में उन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया है। आप हुतीस को आप सपोर्ट करते हैं, हमास को आप सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को आप सपोर्ट करते हैं। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप अरब कंट्री में तो कोई अपराइजिंग नहीं हुई है, कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप यहाँ बैठ के आप जुलूस निकाल रहे हैं कि एक कंट्री जो उससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, जो अपना लीडर है, दो लोग लड़ रहे हैं और हम उनके बीच में वो कर रहे हैं। और जहां तक वॉर की बात है, ये चलेगा अभी, क्योंकि जब तक ईरान के पास 1000 से 1500 मिसाइल है, वो सिर्फ मिसाइल से अटैक कर सकता है, ग्राउंड फोर्स से भेज नहीं सकता, क्योंकि उसके बॉर्डर्स पे कोई है नहीं, कोई दूसरी कंट्री जिसे लड़ना है। वो उसके एयरफोर्स बहुत वीक है, 300 एयरक्राफ्ट में, पुराने एयरक्राफ्ट में कुछ भेज नहीं सकता है। उसकी शिपिंग का कुछ खास नहीं है, थोड़े बहुत अटैक बोट्स, मिसाइल बोट्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक करके कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। सो अल्टीमेटली उसको अटैक जो बेसिस हैं, यूएस के बेसिस हैं, इसराइल के ऊपर हैं, वो अपने मिसाइल से करेगा। जो उसके पास 1000 या 1500 मिसाइल हैं, खत्म हो जाएगा, उसका क्या करेंगे वो? और यूएसए के पास तो मतलब आपको पता है वर्ल्ड पावर है, they will keep attacking, they will keep destroying। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनिल जी, जिस तरीके से लगातार नई डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं युद्ध के बीच, देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। दूसरी ओर खामेनेई की मौत के बाद तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। हमारे संवाददाता राजकिरण की खास रिपोर्ट देखिए।
खamenei के हत्या के बाद देश भर में एक अलग सा माहौल बदल गया है। जब यूएस और इजराइल के स्ट्राइक के बाद जो उनकी मौत हो गया आज सुबह के 3 बजे के बाद देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी तरह से हैदराबाद के पुराने शहर में भी यहाँ पर शिया कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बल्कि यहाँ पर देखा गया तो बल्कि शिया कम्युनिटी नहीं, दूसरे कम्युनिटी से भी लोग आकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एक सरदार जी है। पाजी, बोलिए कि आप क्या कहना है इसके ऊपर जो हमला हुआ है, एक ही साथ 30 बम भारी करके 30 बम से उड़ा दिया गया है। ये कायरों की निशानी है। जो मर्द होते हैं वो समर दे के आते हैं। ये कायरों की निशानी है कि एक घर में बैठे हुए या उनके ऊपर हमला करना, ये कायरों की निशानी है। मर्द होते हैं वो शहादत का जाम पीते हैं और इस शहादत का जाम खामनेई साहब ने पिया है। ठीक है, शहीद की हयात कौम की हयात है। हयात तो हयात है, फिर मौत भी हयात है। आज यजीद हारा है, इमाम हुसैन के बच्चे जीते हैं खामनेई साहब कि यजीद को लगता है कि हम आज भी उस इमाम हुसैन की औलाद को दबा लेंगे, पर यजीद को ये वहम है। आज भी जब जब जुल्मी पैदा होगा तो उनका मुकाबला करने वाले भी पैदा होंगे। अब यूएसए को ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुम पूरी दुनिया के देशों को खरीद सकते हो, आप हर लीडर को खरीद सकते हो, पर आप खामनेई जैसे लीडर को कभी ज़िंदगी में नहीं खरीद सकते। तुम्हारी औकात नहीं है उनको खरीदने की। और जो उन्होंने जज्बा दिखाया है उस पर पूरे ईरान क्या हर एक इंसानियत अमन पसंद लोगों को उन पर फ़ख्र है। वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, वो हर एक उस आदमी के आइडल थे जिन्होंने इंसानियत को पसंद किया है और जो जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं। स्थितियां इस वक्त विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। देश आमने सामने है, ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है। दूसरी ओर भारत में भी खामेनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना।